गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12 के दौरान हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसके ऑलरेडी 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम हमारा टॉपिक जो चल रहा था कोलॉइड्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का। और लास्ट लेक्चर में हम कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और showing first classification on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium। 8 प्रकार के कोलॉइड सिस्टम हमने पढ़े थे और उसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं टिल द लास्ट लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज 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 पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर करें जो क्लास 12 में है और इस लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई को रोके हुए हैं। उन्हें इस वीडियो से मदद मिलेगी तो आप ऐसे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अब मैं आज स्टार्ट करूंगा क्लासिफिकेशन। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सीधी सी बात है, मैंने आपको कोलॉइड के लिए बोला था और कोलॉइड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था डिस्पर्जन। क्या बताया था? डिस्पर्जन। और कोलॉइड बनाने के लिए आपको एक तो जरूरत होती है डिस्पर्जन मीडियम की, जिसको हम आम भाषा में सॉल्वेंट कहते हैं, और उसके अंदर हमको डालना होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम कहते हैं सोल्यूट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन रहा था कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसके आधार पर कोलॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं। इंटरेक्शन के आधार पर कोलॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है लायोफिलिक कोलॉइड्स, एक है आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक है आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स। एक है लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक है आपका लायोफोबिक कोलॉइड्स। 2 कोलॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, एक लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। अब ध्यान से समझना है, यहां पर जो लायो वर्ड ले रखा है वो दोनों केस में है लिक्विड के लिए। लायो वर्ड जो है दोनों केसेस में वो किसके लिए है? लिक्विड के लिए। इस बात को समझना, अगर लिक्विड आपका वाटर है, अगर लिक्विड आपका वाटर है तो ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक और ये होगा हाइड्रोफोबिक। लेकिन हमें फिक्स पता नहीं है कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। लिक्विड है इतना पता है, वो वाटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमने यहां पढ़ लिया लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब यहां पर फिलिक वर्ड जो आ रहा है उसका सेंस है लविंग से। यहां पर फिलिक वर्ड जो है उसका सेंस है लविंग से और फोबिक का मतलब है हेट। ठीक है, मतलब यहां लव और हेट का सेंस ये है कि यहां पर जो कोलॉइड्स होंगे वो लिक्विड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे आर लिक्विड लवर। एंड यहां पर जो कोलॉइड्स बनेंगे वो कोलॉइड्स होंगे लिक्विड हेटर, वो लिक्विड से दूर भागेंगे। ये जनरल मीन है, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूं, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी खाली इतना मानना है, लायोफिलिक का बेसिक मीन्स लिक्विड लवर्स और लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटर्स। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा लायोफिलिक कोलॉइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब आपको इतना तो मैंने बता दिया, व्हाट इज द जनरल मीन ऑफ लायोफिलिक। लायोफिलिक का जनरल मतलब क्या है? लायोफिलिक कोलॉइड्स तो लिक्विड लवर्स। लिक्विड लवर्स मतलब आप ये देखिए, कोलॉइड्स मैंने बताया ना आपको, कोलॉइड्स किससे बनता है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ये लायोफिलिक है, अट्रैक्ट होना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। किससे जुड़ना चाह रहा है? डिस्पर्स्ड फेज जुड़ना चाह रहा है डिस्पर्जन मीडियम से। मतलब क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट हमको मिल गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन between dispersed phase and dispersion medium। पहला पॉइंट देखो,
ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। राइट डाउन 2 डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स लायोफिलिक के बताऊंगा, फिर लायोफोबिक के बताऊंगा। ज्यादा नहीं तो 3 पॉइंट तो आपको पता ही होने चाहिए जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो पहला तो पता पड़ गया आपको कि यहाँ पर जो डिस्पर्स फेज होगा और डिस्पर्जन मीडियम होगा, उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये कहलाते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, अब देखना मैंने क्या कहा, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डीएम डिस्पर्जन मीडियम, यहां से आप ला रहे हो डिस्पर्जन फेज। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। तो मुझे बताइए लायोफिलिक कोलाइड आसानी से बन जाएंगे या आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। आप सोचिए कि लायोफिलिक कोलाइड्स आसानी से बन जाएंगे या आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों मिलना चाह रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको कि दो फ्रेंड्स हैं मगर किसी कारण की वजह से वो बहुत मतलब दूर हो चुके हैं। मान लो टिल क्लास 8 वो एक ही स्कूल में पढ़े हैं, फिर दोनों ने स्कूल चेंज कर लिया या एक फ्रेंड ने स्कूल चेंज कर लिया, दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो जब भी वो मिलना चाहेंगे तो आराम से मिल जाएंगे, या उनको मिलवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है, उनके बीच में जबरदस्त लड़ाई हो चुकी है, अब वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो दोनों आसानी से मिलेंगे? क्या सोचिए, खुद सोचिए, क्या वो दोनों आसानी से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको एक एक्सटर्नल पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो उन दोनों के बीच में वापस दोस्ती या फ्रेंडशिप करवा सके, उन दोनों की बात को समझा सके। ठीक है, तो यहां मैं कह रहा हूं कि ये तो ऑलरेडी दोनों मिलना चाह रहे हैं, आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाना है। तो हम क्या बताएंगे, दीज आर इजी टू प्रिपेयर। इनको आप क्या कर सकते हो, इजी टू प्रिपेयर, क्या कह सकते हो, आसानी से बना सकते हो। लायोफिलिक कोलाइड्स की खास बात क्या है, इनको आप आसानी से बना सकते हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए, लायोफिलिक कोलाइड्स प्रिपेयर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी माथा पीछे नहीं करनी, पहली चीज। सेकेंड, दूसरा, अब देखो इसमें क्या होगा, आसानी से बन रहे हैं, ये रिवर्सिबल भी होंगे। क्या होंगे, रिवर्सिबल, ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक, और डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम के बीच में ज्यादा है। ठीक, तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंसेप्ट अपन को लगाने से पहले इनकी स्टेबिलिटी देखनी होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, दोनों मिल चुके हैं, तो स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी? ये जो कोलाइड बनेगा वो स्टेबल होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियसली जब दोनों मिलना चाह रहे हैं तो इट विल बी स्टेबल। ये कैसा होगा, इट इज स्टेबल, इट इज स्टेबल। ये कैसा होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट है, देखो ये स्टेबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लेकिन आपको बताना है इट इज रिवर्सिबल। अगला टॉपिक है कि ये कैसा है, रिवर्सिबल है। ये नेचर में कैसा है, रिवर्सिबल है। ये वापस अपनी फिजिकल स्टेट में जा सकता है। ये दोनों वापस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आप अलग कर सकते हैं। क्यों अलग कर सकते हैं? जब देखिए मैंने पहले कह दिया कि आप इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं लगा रहे। जैसे कि आप केमिकल मेथड से इसको बना रहे होते तो उन दोनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल था, कारण कि आप केमिकली बॉन्ड से उनको बना रहे हैं, केमिकल तरीके से बना रहे हो। लेकिन ये तो फिजिकली बन रहे हैं, दोनों आसानी से जुड़ रहे हैं और आसानी से उनको अलग भी किया जा सकता है। मतलब क्या कि ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। अगला पॉइंट है हाई विस्कोसिटी। अगला पॉइंट है हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर द टू टॉपिक्स सॉरी, जिसके बारे में आप लास्ट क्लास 11 में पढ़ चुके हो। विस्कोसिटी किसे कहते हैं हम? इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू फ्लो। ये क्या करता है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है, जो फ्लो करने की क्षमता होती है लिक्विड की, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो लायोफिलिक कोलाइड्स जो होंगे उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई। अब देख लीजिए विस्कोसिटी हाई है तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया कि इनका सरफेस टेंशन क्या होगा, लो होगा। सरफेस टेंशन लो। और ये किसके लिए, हाई विस्कोसिटी एंड लो सरफेस टेंशन फॉर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के लिए हम बात कर रहे हैं, इसकी विस्कोसिटी हाई होगी और इसका सरफेस टेंशन लो होगा। अब अपन लास्ट बात कर देते हैं इनके एग्जांपल्स की। किसकी बात करते हैं, एग्जांपल की।
तो एग्जाम्पल इनका सबसे पहले देख दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल टॉपिक है ये आपका। आपके टोटल 4 प्रैक्टिकल्स हैं। पहला आएगा आपका टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल, सेकेंड आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप या फूड्स वाला, और एक आएगा रेडिकल का प्रैक्टिकल, और फोर्थ प्रैक्टिकल जो आता है वो एक कंटेंट बेस्ड एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपको बनाने होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है, एल्बुमिन ऑफ एग का है, स्टार्च का है, उसके बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, आर्सेनिक सल्फाइड का है, गोल्ड सॉल्यूशन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में दे रखा है, और आपको याद रखना है पहला जो मैं बता रहा हूं वो यही है, स्टार्च प्लस H2। पहला कौन सा है? स्टार्च प्लस H2। और दूसरा जो है वो है प्रोटीन प्लस H2O। तो ये फाइनल एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलेट्स, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। पहले सबसे पहला लायोफिलिक मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, जिसकी वजह से हम इनको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दीज आर स्टेबल इन नेचर, ये स्टेबल है, ठीक है, और रिवर्सिबल होंगे नेचर में, क्योंकि फिजिकल मेथड से बना रहे हो। विस्कोसिटी हाई होगी तो सरफेस टेंशन लो होगा। स्टार्च प्लस H2 एंड प्रोटीन प्लस H2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऑपोजिट साइड ही, ताकि लायोफिलिक अगर आपको पता है तो लायोफोबिक आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं इसी के ऑपोजिट साइड में दूसरा टॉपिक ले लेता हूं, लायोफोबिक कोलोइड्स। मतलब क्या कि ये तो क्या है, लिक्विड हेटर्स, ये तो दूर जाना चाह रहा है, मिलना चाह ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, जहां पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था वहां क्या हो जाएगा, लेस और लो अट्रैक्शन। यहां पर अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसके बीच में? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। हम मिलाएंगे तो सही, लेकिन ये जो उनका अट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। जैसे मैंने कह दिया ना, अगर लड़ाई हुई है और आप किसी को कह रहे हाथ मिलाइए चलिए, तो आप बताइए कोई सच्चे मन से हाथ मिलाएगा क्या? नहीं। आपके कहने पर हाथ जरूर मिलाएगा, लेकिन उसके मन में तो अभी भी वही बात है। मतलब बात यही है यहाँ पर कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देगा, लेकिन इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इतना नहीं है। लेस एंड पुअर या लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब मैं कह रहा हूं कि बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी और उन दोनों दोस्तों को मिलाना है। क्या उनको आसानी से मिला सकते हो क्या? नहीं। कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके पास जाके कहना पड़ेगा कि यार वो अपनी गलती मान रहा है, उसके पास जाकर कहना पड़ेगा कि वो अपनी गलती मान रहा है। 8-10 बातें बीच में हमको बनानी पड़ेगी, तब जाके दोनों में वापस फ्रेंडशिप होगी। मतलब ये कि लायोफोबिक कोलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर इजीली। मतलब क्या कि इनको बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, हार्ड टू प्रिपेयर। इनके लिए क्या है, हार्ड टू प्रिपेयर। वहां पर हम लायोफिलिक को क्या कर रहे थे, आसानी से बना रहे थे, इजी टू प्रिपेयर। व्हाइल लायोफोबिक कोलाइड्स आर हार्ड टू प्रिपेयर, इनको हम आसानी से नहीं बना सकते। अब ये स्टेबल थे कारण कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा था। अब इनके बीच में जबरदस्ती आपने दोस्ती करवाई है। अब मान लीजिए गलती से किसी एक फ्रेंड से वापस कोई मिस्टेक हो गई, तो उनको तो खाली बहाना चाहिए वापस अलग होने का। एक मिल गया, देख तूने कहा था मैंने फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन इससे फिर ऐसा किया, फिर दोनों वापस अलग हो गए। मतलब बात यही है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होंगे। इट इज अनस्टेबल। ये दोनों कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी इनमें होगी नहीं। अब स्टेबल नहीं है। अब दूसरा कि आप इसको किस तरीके से कर रहे हो, कोई केमिकल मेथड या कोई केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगाओगे, इनका नेचर कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसे होंगे, इरिवर्सिबल इन नेचर। नेचर में कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। इनकी विस्कोसिटी हाई थी तो इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, लो विस्कोसिटी। लो विस्कोसिटी और क्या हो जाएगा, हाई सरफेस टेंशन। इनका सरफेस टेंशन क्या होगा, लो विस्कोसिटी, हाई सरफेस टेंशन। क्लियर? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजी टू प्रिपेयर, हार्ड टू प्रिपेयर, इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन इज लो, सरफेस टेंशन इज हाई, स्टार्च प्लस H2O, प्रोटीन प्लस H2O। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्व बनाना है, गोल्ड प्लस H2O, सल्फर सॉल्यूशन बनाना है, सल्फर प्लस H2O। These are the difference between लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 डिफरेंस तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है।
इसलिए थोड़ा सा इसको आपको फोकस ज्यादा करना है। तो एक बार इसको वापस देख लीजिए अच्छे से, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टोटल हमने दो प्रकार के क्लासिफिकेशन देख लिया, एक तो फिजिकल स्टेट, दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अगला मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड अपर लेयर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्लासिफिकेशन, अब है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपना है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान से देखें, पार्टिकल्स की साइज के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है माइक्रोमोलिकुलर, दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा है एसोसिएटेड मोलिकुलर कोलाइड। एसोसिएटेड मोलिकुलर कोलाइड, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर कोलाइड तीन प्रकार के होते हैं, माइक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड मोलिकुलर कोलाइड। इन तीन कोलाइड की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो माइक्रोमोलिकुलर, सबसे पहला कोलाइड हम पढ़ेंगे माइक्रोमोलिकुलर। सबसे पहला कोलाइड माइक्रोमोलिकुलर, ठीक है। अब देखो नाम से क्लियर है, माइक्रोमोलिकुलर। अब उससे पहले एक चीज याद करिए, मैंने आपको साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में बताया था कि अगर पार्टिकल की साइज 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है, ध्यान से समझना, अगर पार्टिकल की साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल की साइज मोर देन 10⁻³ नैनोमीटर है तो वो कहलाएगा क्या? सस्पेंशन सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल की साइज इन दोनों के बीच में है, अगर पार्टिकल की साइज इनके बीच में है तो वो कहलाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एटॉम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। इनके जो आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहां से क्या होगा, जब एटॉम्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन एटॉम्स की साइज इतनी छोटी होती है कि वो जनरली ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं या सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे, वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाते। तो क्या होता है, वो जब एटम की साइज बहुत छोटी है, इवन दे आर कम इन द रेंज ऑफ 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। बात को ध्यान से समझना। माइक्रोमोलिकुलर मैंने कहा है, मतलब क्या, एटम या मोलिक्यूल की जो साइज है या पार्टिकल की जो साइज है वो इतनी छोटी है कि वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में आ रहा है। पर ये क्या करेगा, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, तीसरा एटम ये रहा, चौथा एटम ये रहा, पांचवा एटम, इस तरीके से ये आपस में जुड़कर अब ये पूरा एक पार्टिकल बन गया। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए और अब ये एक पार्टिकल बन गया। तो क्या हुआ, अब ये एक पार्टिकल बना, वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो कहां आ जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में। कहां जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस की रेंज में। मतलब ये कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर, आपस में एग्रीगेट होकर क्या करेंगे, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की जब रेंज में आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। और इनका एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये पहला था आपका कौन सा, माइक्रोमोलिकुलर। नोट्स के अंदर इसकी लैंग्वेज है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूं। सेकेंड है आपका मैक्रोमोलिकुलर, सेकेंड है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ध्यान से समझना। अब क्या करना है आपको, मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा, पहले से ही पार्टिकल इतना बड़ा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। पार्टिकल की साइज एक अपने आप में सिंगल पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ रहा है। तो ना तो आपको उनको एग्रीगेट करना है, और देखो दो चीजें हो सकती है, तो मैंने कहा था बहुत छोटी साइज का पार्टिकल है, तो छोटी साइज के पार्टिकल्स तो आपस में जुड़ गए तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आ गए। लेकिन एक पार्टिकल पहले से इतना बड़ा है कि वो तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में। पार्टिकल की साइज पहले से इतनी बड़ी है कि उसको 10⁻³ नैनोमीटर से ज्यादा है, तो आपने क्या किया, इसको क्रश कर दिया। क्रश मतलब ग्राइंड कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो 10⁻³ थी, उससे कम हो गया और कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। छोटा था उसका सॉल्यूशन है, बड़ा था उसका सॉल्यूशन है।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये तो ऑलरेडी साइज इतनी है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ रहा है। मतलब ये कि द साइज ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ कम्स इन द रेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो कहलाएगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। पार्टिकल अपने आप में खुद ही इतना बड़ा है कि ना तो उसको एग्रीगेट होने की जरूरत है, ना ही उसको क्रश करने की जरूरत है, वो सिर्फ इटसेल्फ जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और ये कौन होंगे? पॉलीमर्स, जो लार्ज यूनिट्स होती है ना, जैसे कि आप ले लीजिए सेल्यूलोज, स्टार्च, ये तो हैं जो बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां होती है, लार्ज यूनिट्स होती हैं, उनको हम कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। क्या कहेंगे? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो ये पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो, और तीसरा आता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तीसरा कौन सा है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ध्यान से समझेंगे इसको। हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स किसे कहते हैं? तो मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने ले लिया एक डिस्पर्जल मीडियम। क्या ले लिया? डिस्पर्जल मीडियम। ठीक है, अब आपने क्या किया? आपने डाल दिया डिस्पर्स फेस। क्या डाला? डिस्पर्स फेस। अब डिस्पर्स फेस जो है वो लेस कंसेंट्रेशन में डाला है। किसमें डाला है? बहुत कम मात्रा में डाला है। अगर ये कम मात्रा में इसमें जाएगा तो ये क्या बनेगा? ट्रू सोल्यूशन। क्या बना देगा? ट्रू सोल्यूशन। क्या बनाएगा? ट्रू सोल्यूशन। When a small concentration of dispersion phase is added in dispersion medium, जब हम डिस्पर्जन मीडियम में बहुत कम मात्रा में डिस्पर्जन फेज डाल रखा है तो वो तो उसके अंदर डिफ्यूज होकर क्या बना देगा? ट्रू सोल्यूशन बना देगा। लेकिन आपने क्या किया? धीरे धीरे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाते गए, और जैसे जैसे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे? एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगे, और ये पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइड। मतलब ये अपने आप में तो कोलाइड नहीं बना रहा है। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन में क्या होता है? जब वो H2O और सोप के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, H2O और सोप के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मिसेल बनता है। और वो जो मिसेल बनता है वो मिसेल कहां जाता है? मिसेल कम्स इनटू द रेंज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये मिसेल कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और देखो मिसेल फॉर्मेशन ऐसा टॉपिक है जो आप पहले कई बार पढ़ चुके हो क्लास 10th में, और अगर अब भी आपको नहीं पता है कि क्या होता है मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, अपने ही क्लास 10th के साइंस का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको ये मिसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं पता है अच्छे से, कैसे ये आपस में जुड़कर इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ये आपको नहीं पता है, मैंने 10th साइंस का वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर ही, तो आप उस वीडियोस को देखिए। उसमें किसी एक वीडियो में मैंने इसको समझा रखा है, लास्ट वीडियो में ही मैंने इसको बता रखा है, एक बार आप इसको देखना वहां से। जिन स्टूडेंट्स को मिसेल के बारे में नहीं पता है, आप 10th साइंस की वीडियो से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो यहां से मिसेल इसका एक सुटेबल एग्जांपल है। मिसेल इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। ये किसका एग्जांपल है? एसोसिएटेड कोलाइड्स का। लेकिन यहाँ पर दो डेफिनेशन और आती है। एक तो आती है सीएमसी, एक आती है सीएमसी, और एक आता है क्राफ्ट टेम्परेचर। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। और मैंने जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि ये चैप्टर जब पूरा होगा तब आपके पास बहुत भारी संख्या में 200-250 क्वेश्चंस का बंच होगा कि इसमें से तो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि छोटी छोटी देखो, स्टार्ट से देखिए, आप याद करिए कितने सारी डेफिनेशंस हैं, कितने सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 15 प्रश्न तो एंजाइम से ही आ जाते हैं। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस। 15 क्वेश्चन एक साथ वहीं से हैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। तो एक और डेफिनेशन आ गई है जो एसोसिएटेड कोलाइड्स से बिलोंग करती है। एक तो है सीएमसी और एक है क्राफ्ट टेम्परेचर। सीएमसी का फुल फॉर्म है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो मिसेल वाला टॉपिक मैंने नहीं बताया है, पर आप उसको 10th साइंस की वीडियो से देख सकते हैं। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कंटेनर है, आप इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाइए धीरे धीरे, तो एक बार पॉइंट ऐसा आएगा जहां से कोलॉइड बनना स्टार्ट कर देगा। और कोलॉइड क्यों बना? क्योंकि मिसेल बन गया। कोलॉइड क्यों क्या? क्योंकि मिसेल बना। तो मिनिमम कंसंट्रेशन, सीएमसी का मतलब समझना क्या है। सीएमसी minimum concentration required to the formation of micelle,
आपको किस कंसंट्रेशन पर आने के बाद मिसेल बनना दिख गया या मिसेल बनना स्टार्ट हो गया, वो कंसंट्रेशन कहलाएगी CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट्स, जहां पर आकर मिसेल बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। अगला है क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम बताते हैं TC से। ये भी कोई खास बात नहीं है, बात वही क्या कि इट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट, जहां जिस कंसंट्रेशन पर होगा उसको तो हम कहेंगे CMC, और जिस टेम्परेचर पर होगा उसको हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। The minimum concentration at which micelles formation is starts is known as CMC, and the minimum temperature at which micelles formation starts is known as Kraft temperature। उसको हम क्या कहते हैं, Kraft temperature। तो ये तो बात होगी किसकी, एसोसिएटेड कोलेट्स। तो हमने 3 प्रकार के कोलेट्स देखे थे इसके अंदर, माइक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलेट्स। और अगर आपको देखना हो तो एक बार मैं बता देता हूं इसके अंदर कि क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, हमारा अगला टॉपिक है। इसकी हम बात करेंगे कि सोप जो है वो सफाई कैसे करता है, क्लीनिजिंग एक्शन सोप के द्वारा कैसे होता है। उसके पहले हमको यह समझना है What are soaps? Soaps क्या होते हैं, सोप किसे कहते हैं? तो soaps are the salts, sodium and potassium salts of fatty acids. It is the sodium and potassium salts of long fatty acids। ठीक है ना, क्या कहा था हमने कि सॉल्ट्स किसे कहेंगे, तो सोडियम या पोटेशियम के जो फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोप। ठीक है, एग्जांपल आप यहां पर कुछ एक सोप का देख सकते हो, C17 H35 COO- Na+, इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट। क्या कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, दूसरा है C15 H31 COO- Na+, ये 35 है, C17 H35 COO- Na+, और C15 H31 COO- Na+, इसको हम कहते हैं सोडियम पैल्मिटेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम पैल्मिटेट। सॉरी, ये 2 सॉल्ट्स के एग्जांपल आपको याद रखना है सोप के। पहला सोप C17 H35 COO- Na+, C15 H35 COO- Na+। तो ये देखो, ये तो क्या हो गया, पूरा एल्किल ग्रुप है। ये क्या है, एल्किल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर का तो पता ही होगा एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको मिलेगी, वो एल्किल ग्रुप आपका हो गया। और ये क्या हो गया, आपके पास प्रेस्ड पार्ट जो है आपका जुड़ा हुआ पोलर पार्ट। अब सोप बनता कैसे, सोप बनता कैसे है, तो फैटी एसिड्स की रिएक्शन आपको करानी होती है NaOH के साथ, CH2 COR CH COR CH2 COR, ये आपके पास है, ध्यान से लिखिए, CH2 COR CH COR और CH2 COR। अब देखो, ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है, 3 और 4। ये कार्बन 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ एक ही हाइड्रोजन लिखा हुआ है। और ये कार्बन 2 यहाँ बॉन्ड बना रहा है और 2 ये 4 हो गए। प्रत्येक कार्बन के 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं। ईच कार्बन पोजेस 4 बॉन्ड्स और 4 बन रहे हैं। इनकी रिएक्शन आपको करानी होती है NaOH के साथ। किसके साथ करानी है, NaOH के साथ। किसके साथ कराओगे आप इनकी रिएक्शन, NaOH के साथ। तो अब देखो, यहाँ पर 3 पार्ट आपने इसको ले रखा है, तो यहाँ पर भी 3 बार NaOH लेना होगा। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर 3 बार NaOH लिख देता हूँ, NaOH NaOH NaOH। ध्यान से देखना, NaOH टूटता है तो क्या बनता है, Na+OH-, और ये यहां से टूटेगा तो ये अलग हो जाएगा इस तरीके से। ये अलग हो गया, ये अलग हुआ, तो आपके पास एज अ प्रोडक्ट क्या बना,
RCOONA कितने बने? 3 3 तो बन गए RCOONA, 3 आपके पास बन गए RCOONA प्लस वहां क्या बचा? CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम कहते हैं ग्लिसरोल। ये आपका साथ का प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लिसरोल। तो आपका ये जो बना है RCOONA, इसी को तो हम कहते हैं सॉल्ट, सोप। क्या कहते हैं? सोप। इसको हम क्या कहते हैं? सोप। तो आपने फैटी एसिड्स की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो आपके पास बन गया सोल्ट, सोप RCOONA, और साथ में बन गया ग्लिसरोल। इस तरीके से आपने क्या बना दिया? सोप। अब अपन इसकी बात करते हैं कि सफाई कैसे करता है, हाउ क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप टेक्स प्लेस। तो अब देखना आपके पास सोप कौन सा है? RCOONA। यहां पर एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग फैटी एसिड्स होगी एल्किल ग्रुप में, याद रखना RCOONA ये। अब देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, सोडियम स्टीयरेट C17 और H35, ये क्या हो गया? एल्किल ग्रुप। ये R हो गया एल्किल ग्रुप। बाकी देखो मैंने पीछे क्या लिखा था? COONA लिखा था। तो ये सोडियम स्टीयरेट, देखिए यहां पर R चेंज हो सकता है। फिर मैंने अगली बार R क्या लिया था? C15 H31 COONA, सोडियम पैल्मिटेट। तो इस तरीके से ये आपके पास अलग अलग सोप्स हो सकते हैं। तो ये सोडियम स्टीयरेट है। तो क्या होगा? जैसे ही ये जाएगा पानी में, आपने इसको क्या कर दिया? जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, आप जानते हो ना सोप को यूज करते हैं वाटर में, तो ये क्या करेगा? बना देगा RCOO माइनस प्लस Na प्लस। ये बनेगा आपके पास, क्या बनेगा? RCOO माइनस। और ये RCOO माइनस कुछ इस तरीके की संरचना बनाता है। ये RCOO माइनस कुछ इस तरीके की संरचना बनाता है, जिसमें हम इसको तो कहते हैं पोलर एंड, ये पोलर वाला पार्ट जिसके 2 पोल्स हैं, और ये इसको हम कहते हैं नॉन पोलर एंड। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर एंड कौन सा है? एल्किल ग्रुप। नॉन पोलर एंड पर कौन सा आता है? एल्किल पार्ट। ये वाला R जो है, ये पूरी टेल R की है। कैसे? तो वो देखना, हमने पढ़ रखा है बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या पढ़ रखा है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या पता है? C17H35 को हम कैसे लिखते हैं? याद करिए, C ऐसे 17 बार लिखना पड़ेगा। और H35 को कैसे बांटते हैं? ऐसे बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? याद करिए। ऑर्गेनिक में हमने पढ़ रखा है, इसको याद करिए। H को ऐसे लिखते हैं 35 को, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया? एक CH3, ऐसे ऐसे 17 तक जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा? एक CH3 है इस एंड पर, जहां एंड है यहां पर होगा आपका CH2, 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 यहां पर होगा CH2। जितने भी एंड है ना, वहां पर कार्बन है। एग्जैक्टली क्या है? कार्बन। इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा जो लंबा बन रहा है वो क्या है? आपका एल्किल पार्ट है। क्या है? एल्किल पार्ट। तो आप ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, इसको 17 बार करेंगे। अरे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको खाली ऐसे बताना कि ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, जिसके अंदर ये पीछे जो टेल वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं हेड पार्ट। इसको तो हम क्या कहते हैं? हेड, मतलब सर वाला पार्ट। और इसको हम कहते हैं टेल पार्ट। क्या कहते हैं? टेल पार्ट। ये सिर वाला सिरा और ये पूंछ वाला सिरा। तो हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। हेड पार्ट आपका कौन सा है? पोलर एंड। और एल्किल वाला कौन सा है? आपका नॉन पोलर एंड। ठीक है। अब आपको बताना है क्या, ये वाला जो पार्ट होगा वो तो होगा नेचर में हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं फोबिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटर्स। ये क्या होगा? पानी से नफरत करता है, पानी से दूर जाएगा। कौन सा? एल्किल वाला पार्ट जो है वो पानी से दूर जाएगा। और यहां पर देखो हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक नेचर मतलब क्या होगा? वाटर लविंग। ये क्या होगा? अब मैंने यहाँ पर लिक्विड भी लिखा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो बता रखा है, तो आप सीधा वाटर ले लीजिए। ये वाटर हेटर्स, ये वाटर लविंग। और ये वाटर हेटर्स है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ऑयल लवर्स। ये कैसा होगा? ऑयल लवर्स। ये ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये वाटर लवर है तो ये क्या होगा? ऑयल से दूर भागेगा। ये क्या होगा? ऑयल से दूर भागेगा।
ये सोप की कुंडली बनाई है। अभी तक हमने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात नहीं करी। तो क्या होते हैं सोप, तो कैसे बनते हैं वो बता दिया। सोप को जब वाटर में हम लेंगे तो ये Rc2- बनाता है। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें ये हेड पार्ट, टेल पार्ट, पोलर एंड, नॉन पोलर एंड, एल्किल, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और क्या होता है उनका मतलब। तो ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब क्या होगा, अब एग्जैक्टली हमको पढ़ना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नो डाउट व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप इसको 10th के वीडियो से देख लीजिए, पर मुझे लगा कि कहाँ आप लोगों के पास इतनी फुर्सत होगी कि 10th का ये वीडियो तो खोलते नहीं है, वो वीडियो कहाँ से देखेंगे। इसलिए मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखिए एग्जैक्टली मान लीजिए कि आपका कोई शर्ट का टुकड़ा है और उस शर्ट के टुकड़े के ऊपर क्या हुआ, मैं आपको एक बार यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ वापस मिसर का, ताकि आपके दिमाग में रहे। ये कौन सा था आपका C-, ये कौन सा था R वाला पार्ट, ये कौन सा था हाइड्रोफिलिक, और ये कौन सा था हाइड्रोफोबिक, ताकि ये दिमाग में रहे। आपकी शर्ट के ऊपर कोई ऑयल का ड्रॉप गिर गई है, कोई तेल की बूंद गिर गई है। तो ये रही वो तेल की बूंद जो आपकी शर्ट के ऊपर गिर गई। ध्यान से समझना, ये वो तेल की बूंद है जो आपकी शर्ट के ऊपर गिर गई है। आप चाह रहे हो कि इसको हटाना है। आपने क्या किया, साबुन लगाया, पानी लगा के साबुन लगाया। जैसे साबुन लगाया तो ये स्ट्रक्चर बना। अब ये स्ट्रक्चर बना, अब इसमें ये दोनों सिरे गए यहाँ। तेल को देखते इसको तो आ गया मजा, आएगा ना मजा। बिकॉज मैंने कहा था इट इज वाटर हेटर एंड ऑयल लवरी। तो ये पानी से तो दूर भागेगा लेकिन ऑयल की तरफ जाएगा। तो ये पूंछ वाला भाग है वो तो रह जाएगा ऑयल के ऊपर। बोलिए रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बताइए रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना, सोचिए खुद, कॉमन सेंस लगाइए कि ये सीरा ऑयल की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। बिकॉज इट इज ऑयल लवर, ये क्या है, ऑयल लवर है, ऑयल की तरफ जाएगा। और बाकी सीरा जो है, जो ऑयल हेटर है, वो तो चला जाएगा बाहर की तरफ। तो देखिए ये बना कि नहीं बना मिसेल, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कहलाएगा मिसेल। देखो मॉलिक्यूल बना बहुत बड़ा, और ये कहलाएगा कोलोइड। ये क्या कहलाएगा, कोलोइड। अब आगे और बता रहा हूं मैं, ये हेड पार्ट रह जाएगा बाहर की ओर। ये कहां रह गया, हेड पार्ट। अब याद कीजिए अगर कभी आपने खुद कपड़े धोए हो, अधिकतर गर्ल्स में तो और भी आया होगा कपड़े धोने में, या बॉयज को ऐसे हो तो अपने कपड़े हाथ से धोते हो, या कभी कपड़े धोने का चांस मिला हो, तो आप लोग याद कीजिए क्या करते हैं, हम साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर पानी डालते हैं, फिर ब्रश लगाते हैं, पानी लगाते हैं और ब्रश से उसको धोते हैं। तो क्या होता है, आपने साबुन लगा दिया, साबुन लगा के साबुन ने अपना काम कर दिया, उस ऑयल को जिसको पकड़ना था उन्होंने ऑयल को पकड़ लिया, बाकी बाहर की ओर है। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसके ऊपर से पानी डाला, इसके ऊपर से क्या डाला, पानी डाला। तो पानी, वाटर का स्ट्रक्चर याद करिए, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला वाटर का स्ट्रक्चर है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सा है, C-, तो माइनस की तरफ ये H+ वाला भाग अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, खुद दिमाग लगाइए। माइनस की तरफ ये प्लस वाला, और ऑलरेडी ये तो वाटर लवर है ना, तो ये कैसा आ जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ये ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो अब कितना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया ये। तो ये मॉलिक्यूल अब इसमें आ जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाएगा, इसमें आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ गया। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है मिसेल। इस तरीके से मिसेल फॉर्मेशन होता है। देखो ये टॉपिक आपको पूछा जाए, हाउ मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो भी यही है। हाउ क्लींजिंग एक्शन टेक्स प्लेस, तो भी यही है। एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में पूछा जाए तो भी यही है। देखो टॉपिक्स बहुत सारे अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। तो इस देखो इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना। अब मैं क्या कह रहा हूं, पानी इसके ऊपर से गया, तो पहले आपने साबुन लगाया, साबुन ने क्या किया, ऑयल को जकड़ लिया। फिर आपने पानी लगाया, पानी ने सोप के अगले पार्ट को जकड़ लिया। अब आप क्या करें, पानी को ब्रश से घसीट रहे हो, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। और आपने देखा होगा धोने के बाद हम कपड़े को मरोड़ते हैं, कारण कि पानी बाहर निकल जाए। आप उसको पीटते हो, आपने देखा होगा बैट लेकर तो उसको पीटा जाता है, साथ ही उसको अपन घिसते हैं। ये सब क्यों किया जाता है, जब आप इस तरीके से पानी को निकालने की कोशिश करोगे तो सोचिए ये वाला भाग बाहर जा रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मान लीजिए कोई आप 2-4 लोग स्विमिंग के लिए गए हुए हैं, स्विमिंग के लिए गए हैं, और आपका एक कोई फ्रेंड पानी में उसका पैर फिसल गया और वो डूबने जा रहा है। तो वो डूबने जा रहा है, जैसे ही वो डूबा तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, आसपास किसी को पकड़ेगा। जैसे ही उसने उसको पकड़ा तो उसका बैलेंस हिला, और वो जैसे हिला तो उसने किसी और को पकड़ लिया। यही होता है कि नहीं होता है, खुद सोचिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि उसने मेरे को पकड़ा और मैं सही से, मेरा पैर जमा हुआ है,
तो मैंने, जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा है उसको खींचा, मतलब ध्यान से समझना, आपने घिसा, बैट मारा, कुछ भी किया, उससे ये मोटर वाला पार्ट खींचा जा रहा है बाहर की ओर, तो मैंने उसको खींचा और उसने किसको खींचा, जिसने उसका हाथ पकड़ रखा है, मतलब H2O ने किसका हाथ पकड़ रखा है, सॉल्ट का, तो सोप का, तो मैंने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, अब इसने किसको पकड़ रखा है, ऑयल को पकड़ रखा है, याद करिए। किसने ये एल्किल ने किसको पकड़ रखा है, पोलर पार्ट को, और ये पोलर पार्ट ने किसको पकड़ रखा है, ऑयल ड्रॉपलेट को। इस तरीके से जैसे पानी खींचा जाएगा, पानी के पीछे सोप खींचा जाएगा और सोप अपने साथ किसको बाहर ले जाएगा, ऑयल पार्टिकल्स को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाएगा। इस तरीके से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट आपने कपड़े के ऊपर गिरी हुई है वो ऑयल ड्रॉपलेट बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से कोई भी सोप है वो क्लीनिजिंग एक्शन मतलब सफाई का काम करता है। तो ये था आपका मिस इन्फॉर्मेशन एंड क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखिए। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन अराइज कर सकता है, कई बार आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन एक बार अगर इसको समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आ गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर वी अंडरस्टूड अबाउट क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सर आपको क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर नहीं आया है तो भी लिखिए, और डाउट्स है तो डाउट्स लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये था कोलॉइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स तक जो जो चीजें हमको पढ़नी थी वो सारी हम पढ़ चुके हैं। अगला है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, हमको कोलॉइड बनाने हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है, अगला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। अगला है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको बनाने हैं। तो आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपको बता देता हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का 4th क्वेश्चन आएगा, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर यही है टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्बुमिन ऑफ एग, टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके के क्वेश्चन है और आपको करना है। पर इसमें ये होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म नहीं कराया जाता है। परफॉर्म मतलब अपन लैब में तो सीखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा, और करना कुछ नहीं होता है, बेसिक सा कंसेप्ट है। लेकिन जब बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं तब इसको ऑलमोस्ट लिखने के लिए कंसेप्ट दिए जाते हैं, और इसको परफॉर्म करवाने की कंडीशंस नहीं होती है, सिर्फ लिखना होता है इसके बारे में। बाकी ऊपर वाले 3 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो याद रहे, ये चौथा प्रैक्टिकल भी है आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन यहाँ पर वाइवा के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, अब आपको कोलॉइड्स बनाने हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जनरली कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। देयर आर 2 methods to prepare the colloidal solution। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के 2 तरीके हैं, 2 तरीकों से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल मेथड, सबसे पहला है फिजिकल मेथड, और दूसरा है केमिकल मेथड, या इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, 2 तरीके के मेथड है आपके पास, फिजिकल मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। फिजिकल मेथड को आप डिस्पर्जन मेथड भी कह सकते हैं, फिजिकल मेथड को हम डिस्पर्जन मेथड भी कह सकते हैं। There are 2 methods to prepare the colloidal solutions, physical method and chemical method। फिर इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल में भी फिर 2-3 प्रकार अलग अलग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो फिजिकल मेथड, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस यहाँ पर आपको काम में लेनी है। सबसे पहला है फिजिकल मेथड। अब आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, कैसे बनाएंगे आप कोलॉइडल सॉल्यूशन? तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के फिजिकल 3 मेथड है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी है, कोई केमिकल प्रोसेस आपको नहीं रखना है दिमाग में। फिजिकली मतलब जनरल कोई ऐसा तरीका होगा जिसमें आसानी से आप बना सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन।
तो सबसे पहला है इसके अंदर तो बाय ग्राइंडिंग, सबसे पहला तरीका है बाय ग्राइंडिंग। सिंपली ग्राइंडिंग से, फिजिकल मेथड ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग से आप तैयार कर सकते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सेकेंड, पहला ग्राइंडिंग, दूसरा जो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करने का है वो इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। दूसरा है ब्रेडिक्स आर्क सॉरी, इसका डायग्राम आया है खाली एक बार बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में नहीं पूछा है, इसके ध्यान रखना। ब्रेडिक आर्क मेथड का डायग्राम पहले पूछ लिया है। पहला बाय ग्राइंडिंग, दूसरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और तीसरा है बाय पेप्टाइजेशन, तीसरा है फिजिकल मेथड बाय पेप्टाइजेशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए 3 फिजिकल मेथड की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला तो है बाय ग्राइंडिंग, दूसरा है ब्रेडिक्स आर्क मेथड और तीसरा है पेप्टाइजेशन। अब हम एक एक करके पहले ये तीनों पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय ग्राइंडिंग। बाय ग्राइंडिंग, यस, सबसे फर्स्ट फिजिकल मेथड है हमारा बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब सब जानते हो, पीसना। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना या क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे पार्टिकल्स है जो सस्पेंशन है, मैंने यहाँ लिख रखा है कौन से, सस्पेंशन, मतलब उन पार्टिकल्स की जो साइज है वो 10³ नैनोमीटर से ज्यादा है, 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल की साइज ज्यादा है, मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे, और आपको उनसे कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको क्या करना है, ग्राइंडिंग मेथड आप लीजिए, यहां से डालिए सस्पेंशन मेथड। यहाँ पर 2 ड्राइविंग बेल्ट है जो इन मेटल की डिस्क को घुमाने का काम करेंगे। तो जैसे ही ये सस्पेंशन पार्टिकल्स अंदर आएंगे, ड्राइविंग बेल्ट की मदद से ये मेटल डिस्क के बीच में जाकर इनके छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, और वो टुकड़े ऑलरेडी उसी साइज के होते हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशन में आने के लिए काफी है। इतना बारीक भी नहीं होना चाहिए कि वो ट्रू सॉल्यूशन में चला जाए, और ना ही इतना बड़ा रहना चाहिए कि वो सस्पेंशन में चला जाए। तो ये इसको हम कहते हैं कोलोइडल मिल। इसको हम क्या कहते हैं, कोलोइडल मिल, कोलोइडल चक्की कहते हैं, ठीक है, कोलोइडल मिल। इसकी मदद से हम कोलोइडल पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कोलोइडल पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं बाय सिंपल ग्राइंडिंग। उनको छोटे छोटे पीसेस में क्रश करके, ग्राइंड करके हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये बहुत इजी फिजिकल मेथड, देखो फिजिकल मेथड अपने आप में बहुत इजी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ये पहला फिजिकल मेथड है जिसको हम कहते हैं बाय ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग की मदद से आपको कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अगला जो है आपका वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका डायग्राम भी पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो हम बात करेंगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड की। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब ध्यान से देखेंगे क्या होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो ब्रेडिक आर्क मेथड से आपको बनाना है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला आप ब्रेडिक आर्क मेथड किसके लिए काम में लेते हो, तो जो हैवी मेटल्स है, हैवी मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरीके के मेटल्स का जब कोलोइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है, हैवी मेटल का कोलोइडल सॉल्यूशन जब बनाने होते हैं, तब हम ब्रेडिक आर्क मेथड का उपयोग करते हैं। अब ब्रेडिक आर्क मेथड में आपको क्या करना है, एक बड़ी साइज का कंटेनर लेना है इस तरीके से, और उसके अंदर एक छोटी साइज का कंटेनर आए, इससे छोटा कंटेनर लेना है। इस तरीके से आपको लेना है, 2 कंटेनर लेने, एक बड़ी साइज का और एक छोटी साइज का। लेकिन क्या करना है, बड़ी साइज के कंटेनर को फुल ऑफ आइस, इसके अंदर डाल देना है पूरा आइस। क्या डाल देंगे आप, आइस के टुकड़े डाल देंगे, इसको पूरा बर्फ से भर देंगे आप, ठीक है। इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द आइस। इस ब्रेडिक आर्क मेथड के अंदर आप एक बड़ा कंटेनर लोगे, बड़े कंटेनर के अंदर आपको डालना है क्या, आइस, आइस के टुकड़े डालने हैं, और उन आइस के टुकड़ों के बीच में आपको रखना है दूसरा कंटेनर, जिसके अंदर आपको लेना होगा डिस्पर्जन मीडियम। कारण कि हम बनाना चाह रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, और कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। आपको लेना पड़ता है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। अब देखो, अब आपने ये भर दिया फुल ऑफ आइस, और मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये डायग्राम भी पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, डायग्राम तो पता होना ही चाहिए, लेकिन हो सकता है इस बार डायग्राम नहीं पूछ के इसके बारे में भी पूछ लिया जाए, इसलिए आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायग्राम को ही देखें, ठीक है।
ये मैंने इसको कंप्लीटली पूरी आइस भरनी है और मैं आपको बताऊंगा भी कि हम इसके अंदर आइस क्यों भर रहे हैं, क्योंकि बिना आइस के हम जो काम कराना चाह रहे हैं वो काम यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको पूरा आइस से भर देना। तो देखिए ये इसको हमने आइस से भर दिया। तो 2 कंटेनर लिए जिसमें बड़े कंटेनर के अंदर हमने आइस भरी है, उसके अंदर हमने एक छोटा कंटेनर और रख दिया और इस छोटे कंटेनर के अंदर आपको लेना है डिस्पर्जन मीडियम, जो मैं ले रहा हूँ वाटर। क्या ले रहा हूँ? वाटर। ये मैंने ले लिया वाटर, जो किसकी तरह काम करेगा? डिस्पर्जन मीडियम की तरह। ठीक है, ये मैंने ले लिया वाटर जो काम करेगा डिस्पर्जन मीडियम की तरह। ये क्या है? वाटर जो किसकी तरह काम कर रहा है? डिस्पर्जन मीडियम की तरह। ठीक है, अब याद रखना हमको अब जरूरत पड़ती है डिस्पर्सिव फेज। तो डिस्पर्सिव फेज आप कौन सा लोगे? जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर गोल्ड सॉल्यूशन बनाकर बताता हूँ। किसका सॉल्यूशन बनना है? गोल्ड। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने। क्या लगाने? 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड आप किसके लगाओगे? जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप दोनों इलेक्ट्रोड किसके लगाओगे? जिसका आपको सॉल्यूशन बनाना है। अगर आपको गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना है तो ये दोनों इलेक्ट्रोड गोल्ड के लगाओगे। अगर आपको ये Ag का सॉल्यूशन बनाना है तो ये दोनों सिल्वर के लगाओगे और प्लेटिनम का बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के रहेंगे। तो अभी मैं ये दोनों इलेक्ट्रोड ले रहा हूं गोल्ड के, क्योंकि मुझे बनाना है गोल्ड सॉल्यूशन। मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड को बहुत ही हाई वोल्टेज और करंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा। हाई वोल्टेज करंट मुझे इन दोनों इलेक्ट्रोड में से पास करना है, बहुत ही तेज वोल्टेज मुझे इसको देना। और अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता हूं तो ये मेरा हो गया एनोड और ये हो गया मेरा कैथोड। एनोड कैथोड का कंसेप्ट मैं 11th में बता चुका हूं अच्छे से, फिर भी नहीं पता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में एक बार फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हमको बात करनी है कि एग्जैक्टली इन सब का काम कैसे करता है और ये कोलिडल सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए ये पूरी रोड है। क्या है? रोड। कंप्लीट रोड होगी भाई। आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो 2 गोल्ड की रोड लगा रखी है आपने। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बहुत ही तेज वोल्टेज का करंट ड्रॉ किया। तो ज्यादा करंट की वजह से यहाँ पर एक आर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? यहाँ पर जनरेट होगा एक आर्क और इस आर्क के जनरेट होने के कारण ही इसका नाम है ब्रेडिक आर्क मेथड। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जैसे ही आपने यहाँ पर हाई वोल्टेज करंट ड्रॉ किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क जनरेट होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। हाई वोल्टेज करंट ड्रॉ होने के कारण ही इसको हम कहते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड। यहां पर हाई वोल्टेज ड्रॉ होने की वजह से क्या जनरेट हुआ? आर्क। और मैंने क्या कहा, ये दोनों मेटल की रोड से, तो क्या होगा, यहां से कुछ Au के एटॉम्स निकलेंगे यहां से और वो Au के एटॉम्स आ जाएंगे यहां पर। फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, हाई वोल्टेज ड्रॉ होने के कारण इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक आर्क जनरेट होगा, जिसके कारण इसका नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। और यहां से कुछ Au के एटॉम्स निकलेंगे और वो आ जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो इस आइस का क्या काम, तो मैंने क्या कहा, जब ये दोनों Au के एटम्स यहां आएंगे तो हाई वोल्टेज ऑफ करंट की वजह से इंटेंस हीट जनरेट होगी। क्या होगा? ड्यू टू हाई वोल्टेज ऑफ करंट इंटेंस हीट जनरेट होती है और इस हीट की वजह से इन Au के एटम्स का वेपराइज होने का चांस रहता है। अगर यहां पर हम आइस नहीं रखेंगे तो ये Au के एटम्स वेपराइज हो जाएंगे। तो बात तो वही रही, हम तो चाह रहे हैं कि ये Au इसके अंदर आए और उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए। फिर सुनना, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं इतनी मजेदारी? हम तो इसलिए कर रहे हैं कि Au के एटम इसमें आ जाए और ये गोल्ड सॉल्यूशन बन जाए। पर आपने तो क्या किया, बर्फ रखना भूल गए, और बर्फ रखना भूल गए तो ये Au के एटम सॉल्यूशन में तो आए, लेकिन ड्यू टू हाई वोल्टेज और इंटेंस हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये Au के एटम्स तो वेपराइज हो गए। तो इसको वेपराइज होने से बचाने के लिए हमने भारी मात्रा में यहाँ पर बर्फ जमा कर रखी है, बहुत ज्यादा हमने यहाँ पर बर्फ रखी है, ताकि ये जो Au के एटम्स यहाँ पर आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर वो वेपराइज नहीं हो जाए। तो ये था पहला टॉपिक, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। उसके मदद से हम कैसे, इसकी लैंग्वेज, इसका डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है
नोट्स में भी अवेलेबल है, आप वीडियो देख के और लैंग्वेज पढ़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर एक और बात ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं, ये अंदर का कंटेनर, ये आपके पास लिक्विड है, ये एक एयू का एटम आया, ये एक एयू का एटम आया, ये एक एयू का एटम आया, तो यहां पर क्या होगा, एक डर ये रहता है कि ये सब आपस में मिल गए तो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड का मतलब आता है सस्पेंशन हो जाएगा, ये सब आपस में मिलकर नीचे की ओर बैठ जाएंगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना। पहली दिक्कत तो ये थी कि ये वेपराइज हो सकता है, तो उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये जो बन रहा है वो अगर आपस में जुड़ गए तो जुड़कर ये तो सस्पेंड कर देंगे नीचे की ओर, सेटल हो जाएंगे और सस्पेंशन सॉल्यूशन बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन की जगह। तो यहाँ पर इसके लिए आप क्या करोगे, KOH का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दोगे। क्या करोगे, KOH का सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, किसकी फॉर्म में डालोगे, एज अ इलेक्ट्रोलाइट की तरह डालोगे। तो क्या होगा, KOH में से इस AU के चारों तरफ OH माइनस आयन की एक लेयर बन जाएगी। क्या बनेगी, ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ OH माइनस आयन की एक लेयर बना देगा इस तरीके से। तो याद करिए, इसके चारों तरफ भी माइनस लेयर है, इसके चारों तरफ भी माइनस की लेयर है, इसके चारों तरफ भी माइनस की लेयर है। ध्यान से समझना, इन सबके तरफ माइनस की लेयर है, तो क्या होगा, ये माइनस ये दोनों AU पास कभी आएंगे ही नहीं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये सब अपने अपने अलग अलग फॉर्म में रहेंगे और हमारे पास गोल्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरीके से हम ब्रेडिक आर्क मेथड से तैयार करते हैं गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्या किया हमने दो कंटेनर लिए, बड़े कंटेनर में रखी आइस, उसके अंदर हमने रखा छोटा कंटेनर, उसके अंदर हमने डिस्पर्जन मीडियम के तौर पर वाटर लिया था, उसमें हमने दो गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाए क्योंकि हमें गोल्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था। उनको हमने हाई वोल्टेज ऑफ सोर्स से कनेक्ट किया, जैसे ही वहां से हाई वोल्टेज ड्रॉन होगा एक आर्क जनरेट होगा और इंटेंस हीट बनेगी, जिसकी वजह से जो AU इसके अंदर आ रहा है वो वेपराइज होने के चांस रहते हैं, लेकिन ये बर्फ जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा और ये AU के एटम्स जो है वो वेपराइज नहीं होंगे। लेकिन ये AU के एटम्स जो है वो आपस में एग्रीगेट होकर सस्पेंड होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH मिला दिया, जिसमें OH माइनस आयन ने AU के चारों तरफ एक लेयर बना दी और ये AU के एटम्स जो है वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के दूर दूर ही रहेंगे और हमारे पास गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये सेकेंड फिजिकल मेथड ब्रेडिक आर्क मेथड हमारा पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेथड की तरफ। तो आप इसको नोट से और टेक्स्ट बुक से पढ़ें। तो इसको आप एक बार टेक्स्ट बुक की मदद लें, नोट्स की मदद लें, वीडियो देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला फिजिकल मेथड जो बचा है वो है पेप्टाइजेशन। अगला फिजिकल मेथड जो है वो है पेप्टाइजेशन। देखो पेप्टाइजेशन क्या है, बहुत इजी ये भी। तो पेप्टाइजेशन के अंदर आपको बनाना है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT। क्या लेना होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT का मतलब तो सब जानते होंगे, इंसोल्यूबल सॉल्ट जो बनेगा उसको हम कहते हैं PPT। तो पेप्टाइजेशन किसे कहते हैं, इट इज द मेथड इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT is converted, freshly prepared PPT is converted into colloidal solution। ये आपका कहलाएगा पेप्टाइजेशन। देखो बोर्ड एग्जाम में सीधा आता है 1 मार्क में, हालांकि पेप्टाइजेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आ चुका है, पहले भी हाफ ईयर लिया वैसे कुछ पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए पेप्टाइजेशन। कारण कि ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने का। क्या होता है पेप्टाइजेशन, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो PPT होता है उसको जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। लेकिन अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो आपके पास क्या है, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है, उस PPT के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी केमिकल रिएजेंट मिलाना, आपको मिलाना पड़ेगा एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो PPT आपके पास है उस PPT में आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे और वो बना देगा क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं क्या, पेप्टाइजेशन। क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हो, जिस इलेक्ट्रोलाइट की मदद से PPT को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। इसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब क्या कि पेप्टाइजेशन प्रोसेस को जो कैरिड कर रहा है
उस रिएजेंट को हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन पीपीटी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन, एंड उस रिएक्शन को कैरी करने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो देखो ये था आपका फिजिकल मेथड, ये जो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, बहुत बड़ी चीज है कि आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं था, बहुत इजी कंसेप्ट था, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये आपका फिजिकल मेथड यहाँ पर पूरा हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, आज का होमवर्क है आपका कि आज जो वीडियो आपने देखा है उस वीडियो को एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे, एक एक लाइन टेक्स्ट बुक की आपको पढ़नी है, और इसके नोट्स भी आपको पढ़ने, याद नहीं करना, सिर्फ देखना है एक बार, और टेक्स्ट बुक से इसको रीड करना है वीडियो देखने के बाद। फिर आप जब वीडियो देखोगे तो हो सकता है सारी चीज आपको एक बार में समझ में नहीं आए, तो आपको कुछ चीजें तो समझ में आ जाएगी और कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। तो जो चीज समझ में आ गई है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मान लो वीडियो देखने के बाद जो चीज समझ में नहीं आई है वो एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ो और उसके बाद उस टॉपिक को वापस वीडियो से देखो, तो 100% आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट जरूर भेजें, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल मेथड यहाँ पर पूरा हुआ। आगे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, इसके केमिकल मेथड प्रिपरेशन बाकी है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बाकी है, कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन नंबर क्या होता है। तो उम्मीद यहाँ तक है कि लास्ट लेक्चर जो होगा वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो लास्ट लेक्चर होगा सरफेस केमिस्ट्री का। तो ये आज जो वीडियो अपलोड होगा वो 5वां वीडियो है, इसके पहले 4 वीडियो सरफेस केमिस्ट्री के अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो 4 पहले देखें, फिर ये देखेंगे, और इसके बाद एक वीडियो और आएगा सरफेस केमिस्ट्री का जिसमें वो चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो जो रेस्ट पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री वो हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो ध्यान रहे, अब तक के सारे वीडियो तो आप अच्छे से देख लें, अगर उनमें से आपको कोई डाउट्स है तो डाउट्स मुझे भेजना नहीं भूलेंगे, और होमवर्क जरूर करें। वीडियो देखने के बाद अपने नाम के साथ हमें इंडिकेट जरूर करें कि हमने वीडियो देख लिया है। ड्यूरिंग द वीडियो जो जो चीजें आपसे पूछी गई हैं उसके बारे में भी आप लोग जानकारी जरूर दें, ठीक। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट हम तक लिखकर जरूर पहुंचाएं कि सर हमें ये क्वेरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले वीडियो देख रहे हैं या देखने बाकी है या हो गए हैं, तो उसके बाद भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप लोग तो हमारी मेहनत को समझ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग टाइम दे रहे हो सब्जेक्ट को, चैप्टर को, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको बाद में बहुत होगा। आप निश्चिंत रहिए, जो बच्चे अभी सोए हैं उनको सोने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए और आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, और तब आप आराम करेंगे और इनका चयन हो जाएगा। आप यकीन मानिए आपको इसका बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स भेजते रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे हम हमारे नई वीडियो के साथ ही साथ फिजिक्स और मैथ्स के भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी सब्जेक्ट्स के वीडियो, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम उनके लिए तो आप टेक्स्ट बुक खोलिए, पढ़िए, वीडियोस देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।